Bismillahirrahmanirrahim. Let's start off our discussion with Lamarck's and Darwin's theories of evolution. First of all, I have got few questions for you. A option is Aristotle, B option is Lamarck, C option is Darwin, and D option is Wallace. And first statement we are having is he was the first person who argued from evidence that present species had evolved from ancestral species. And the best response to this question is Charlie, right? Actually Darwin. Darwin was the first person who argued from evidence, right? Of course, few other personnel, they had talked about this concept, but they never presented any evidence, right? So, but the Darwin, he came with the evidence, so that's why best response to this question would be Charlie. Another statement, the concept of inheritance of acquired characteristics was given by. तो acquired characteristics की inheritance का concept किसने दिया था? वो दिया था Lamarck ने. Beta would be the best response. Another statement, he suggested that populations of individual species become better adapted to their local environment through natural selection. And the best response to this question even, that is चार्ली. ये भी डार्विन ने ही प्रपोज किया था. इसकी रीजनिंग को हम आगे चल के डिस्कस करते हैं. बाय द वे, ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और जनरली साइंटिस्ट के नेम्स एंट्रेंस टेस्ट में नहीं पूछे जाते, लेकिन दिस इज एन एक्सेप्शन, दिस एरिया इज एन एक्सेप्शन. क्योंकि ये इतना रिमार्केबल वर्क है, सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये वेरी फ्यू क्वेश्चंस में से एक है, लाइक जो कि रिगार्डिंग साइंटिस्ट हिसाब से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी. अदरवाइज जनरली आई डोंट रेकमेंड स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट एंड द ईयर्स ऑफ देयर वर्क. स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम. Anyways, so at this stage I would like you to think about this fact which is written over here. You see in here that Earth has millions of other kinds of organisms of every imaginable shape, size and habitat, right? हमारे अलावा बेतहाशा ऑर्गेनिजम्स हैं इस फेस ऑफ अर्थ पे. मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी शेप्स मुख्तलिफ हैं, जिनके साइजेस मुख्तलिफ हैं और जिनके जो मस्कन है या जिनका जो हैबिटेट है या वो जगह जहाँ पे वो रहते हैं वो डिफरेंट है, राइट? सो दिस डाइवर्स वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, राइट? ये सीन है कि जो हम समझते हैं कि जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था ऑन द प्लेनेट अर्थ, दैट वाज समथिंग लाइक बैक्टीरिया, इफ नॉट एग्जैक्टली बैक्टीरिया, राइट? सो बैक्टीरिया जो है ये सिंपलेस्ट लिविंग फॉर्म है, राइट? और उसके बाद फिर यू सीन है अभी जो आज जो ह्यूमन बीइंग है, राइट? ये ह्यूमन बीइंग जो है बेसिकली मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म है. सो बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग तक, राइट? यू सीन हियर वी हैव गॉट मिलियंस ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट, जो कि आज फेस ऑफ अर्थ पे प्रेजेंट हैं. तो बेसिकली ये जो है ये क्या है? ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली हाउ डिड ऑल दीज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अराइज, राइट? कि ये किस तरह से, लाइक ये इससे मे बी अगर बैक्टीरिया इंसेस्टर है तो फिर उससे ये सारे ऑर्गेनिजम्स ये कैसे अराइज हुए? सो दिस इज वन क्वेश्चन, राइट? एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन, हाउ दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर. कि ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो आज फेस ऑफ अर्थ पे प्रेजेंट हैं, ये किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, राइट? एंड यस, आई वुड से दैट दे आर रिलेटेड, राइट? Maybe this statement would seem odd to you कि कहाँ बैक्टीरिया और कहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स, इनमें आपस में क्या रिलेटेड हो सकता है? यू सीन हियर देयर आर many similarities between bacteria and the human beings even. फॉर एग्जाम्पल, दोनों का स्ट्रक्चर सेलुलर है, दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, डीएनए है, प्रोटीन्स है, आरएनए है, वही ग्लाइकोलाइसिस है, बायोकेमिकल प्रोसेसेस सेम है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो उसके भी एंजाइम सेम है, एंड सो ऑन. सो देयर आर hundreds of similarities between the simplest life form and the most complex life form, that is the human beings. So bacteria और human beings में जो कि apparently like दो ends पे हैं biodiversity के, उन दोनों में बेतहाशा similarities हैं. It means that somehow they are related to each other, right? Somehow they are related to each other. Anyways, so आपस में ये जितने भी organisms present हैं face of earth पे वो कैसे related हैं, अभी हम इसको आगे चल के डिस्कस. डोंट ज्वाइन एनी ट्रेडिशनल एकेडमी. नेशनल एप्लीकेट की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें. अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय
ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा, इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे। और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एकेडमी। और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे। करते हैं कि किस किस तरह से साइंटिस्ट ने इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू द एवोल्यूशन। ये डायरेक्टली हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड तो नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो डायरेक्टली इंक्लूडेड है वो लामार्क और डार्विन की थ्योरीज हैं एवोल्यूशन की, लेकिन जो इंट्रोडक्शन टू एवोल्यूशन है ये बेसिकली प्री रिक्विजिट है फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस थ्योरीज। तो इसीलिए हम इंट्रोडक्शन टू एवोल्यूशन को भी डिस्कस करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन टू एवोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन एवोल्यूशन कि एवोल्यूशन बेसिकली है क्या। So you seen here, evolution is a process that has transformed life on earth from its earliest form to the vast diversity present today। जैसे हमने पहले जिक्र किया, we are having the bacteria जो कि हमारा अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म है और समथिंग लाइक बैक्टीरिया, और आज हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज है ऑर्गेनिजम्स की, लाइक मिलियंस ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वो प्रेजेंट है ऑन द फेस ऑफ अर्थ, राइट। सो ये सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म से इतनी जो वास्ट डाइवर्सिटी आई है, ये किस प्रोसेस के जरिए आई है? ये आई है एवोल्यूशन के जरिए, राइट। और उसके बाद फिर जो बेस है एवोल्यूशन की वो क्या है? यू सीन हियर दैट इंटरेक्शंस बिटवीन पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस और उनके एनवायरनमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से ओवरऑल कह लें कि जो वास्ट डाइवर्सिटी है ये इवॉल्व हुई है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन वर्सेस द एवोल्यूशन। बेसिकली इसमें दो मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक है क्रिएशनिस्ट्स हु स्पेशली बिलीव इन द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। जो क्रिएशनिस्ट्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि हर सिंगल जो लाइफ फॉर्म है विच इज प्रेजेंट ऑन द फेस ऑफ अर्थ टुडे, बेसिकली ये जो लाइफ फॉर्म है ये स्पेशली किसी न किसी डिवाइन पावर ने क्रिएट की है, राइट। दैट्स व्हाट द क्रिएशनिस्ट्स बिलीव। जबकि जो एवोल्यूशनिस्ट है दे बिलीव इन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एवोल्यूशनिस्ट वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे बिलीव करते हैं, इवन टिल डेट दे बिलीव इन द थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। बेसिकली लामार्क और डार्विन जिनकी थ्योरीज को हम स्टडी करने जा रहे हैं ये एवोल्यूशनिस्ट थे। इन दोनों ने अपनी अपनी थ्योरी से एवोल्यूशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, या सादा लफ्जों में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो ऑल लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुई हैं ऑन द फेस ऑफ अर्थ ये मैकेनिस्टिकली किस तरह से इवॉल्व हुई होंगी। डार्विन was the first person who argued from evidence। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? who argued from evidence about evolution, right? So evidence उसने क्या थी? उसने geographical distribution की evidence दी थी। So जो डार्विन है ये वो पहला इंसान था जिसने evidence से बात की थी किसकी? evolution की। All right. So इसके अलावा जो वॉलेस है, of course Wallace was having the similar thoughts, but he did not bring any evidence on the board, right? So इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन पहला इंसान था जिसने एविडेंस के साथ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे बात की या एवोल्यूशन के ऊपर एविडेंस के साथ बात की, तो बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? दैट वुड बी द डार्विन। ऑलराइट, सो यू सीन हियर कि सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म से अल्टीमेटली एक वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स टुडे, अल्टीमेटली ये कैसे मैकेनिस्टिकली इतने ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लामार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लामार्क्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन ए ऑप्शन इज नेचुरल सिलेक्शन, बी ऑप्शन इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, सी ऑप्शन इज स्पेशल क्रिएशन एंड डी ऑप्शन इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। लामार्क्स की थ्योरी जो है वो ऑर्गन्स के यूज और डिसयूज पे बेस्ड है, राइट। अकॉर्डिंग टू लामार्क जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऑर्गन्स को यूज और डिसयूज की वजह से उनके अंदर फीचर्स या करेक्टर्स डेवलप होते हैं, राइट। और ये एक प्रेटी फैंटासाइजिंग किस्म की स्टेटमेंट है, और ये ठीक भी है ये वाली बात कि जिस ऑर्गन को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो डेवलप हो जाता है, और जिसको हम यूज़ नहीं करते वो ओवरऑल ग्रेजुअली जो वो आप कह लें कि
वो ऑर्गेनिज्म उसकी एट्रोफी डेवलप हो जाती है और फिर श्रिंक हो जाता है, जनरल सेंस में आप कह सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं, यू स्टार्ट टेकिंग एक्सरसाइज ऑन द डेली बेसिस, इससे क्या होगा, आपकी जो मसल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप बेड रिडन हो जाएं, गॉड फॉरबिड, या आप सिर्फ बेड पे लेटे रहें, आप अपने मसल्स को जो रूटीन में यूज करते हैं ये भी यूज ना करें, तो ग्रेजुअली क्या होगा, आपके मसल सारे के सारे वीक हो जाएंगे, मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपके मसल्स श्रिंक हो जाएंगे। सो ये बात तो ठीक है कि ऑर्गन्स के यूज और डिसयूज की वजह से जो डिफरेंट फीचर्स डेवलप होते हैं, डिफरेंट करेक्टर्स डेवलप होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, राइट। और उसके बाद फिर जो करेक्टर्स डेवलप होते हैं अकॉर्डिंग टू लामार्क, उनको पास ऑन किया जा सकता है टू दी ऑफस्प्रिंग्स, राइट। सो लामार्क ने ये बात कही कि जो कोई ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में फीचर्स या करेक्टर्स अक्वायर करता है वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं टू दी ऑफस्प्रिंग्स। ये ऐसी स्टेटमेंट है बाय द वे जो कि लामार्क की थ्योरी के बारे में प्रिसाइज स्टेटमेंट नहीं है। क्यों, इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, राइट। ये लेकिन ये पहले वाली जो दो बातें हैं बिल्कुल ठीक है कि ऑर्गन्स के यूज और डिसयूज की वजह से करेक्टर्स डेवलप होते हैं। उसने अपनी ये जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल भी दी, और वो एग्जाम्पल क्या थी कि उसने कहा कि बेसिकली लाइक उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की हाउ द लॉन्ग नेक्ड जिराफ्स दे इवॉल्व्ड। उसने ये कहा कि एक टाइम था जब जो जिराफ थे इनकी नेक शॉर्ट थी और जो ग्राउंड पे जो फूड प्रेजेंट थी वो उसको ये कंज्यूम करते थे, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ी तो ग्रेजुअली ओवरऑल कह रहे हैं कि फूड इनके लिए वो जो ग्राउंड पे फूड अवेलेबल थी वो कंज्यूम होना स्टार्ट हो गई, डिप्लीट होना स्टार्ट हो गई। तो समहाउ इनको फूड हासिल करने के लिए अपनी गर्दन को स्ट्रेच करके जो ट्रीज से फूड लेना पड़ी, राइट। So they kept on stretching their next generation after the generation, और इस तरह से जो आज की जनरेशन के जो जिराफ्स हैं उनकी जो नेक है वो रिमार्केबली लॉन्गर है, राइट। सो दिस इज व्हाट लामार्क हैड नरेटेड, राइट। सो इसमें आप देखें कि उसने क्या कहा, उसने कहा कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की वजह से करेक्टर्स अक्वायर होते हैं, राइट। जैसे उसने कहा कि जिराफ्स की जो नेक है उसको स्ट्रेच कर फूड को ऑब्टेन करने के लिए उन्होंने नेक को स्ट्रेच किया, उसके नतीजे में उनकी जो नेक है वो लॉन्ग हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट वी हैव गॉट द इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड करेक्टर्स। तो ये उसने बात की कि जो करेक्टर्स अक्वायर किए हैं जिराफ ने, राइट, या लॉन्ग नेक जो अक्वायर किया अगर किसी भी जिराफ ने, तो अल्टीमेटली नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसमिट होती है। सो उसने कहा कि जो ऑफस्प्रिंग्स उन्होंने प्रोड्यूस किए या हर जनरेशन ने जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए वो लॉन्गर नेक के साथ प्रोड्यूस किए, राइट। तो इसमें ये पहले वाला इसका मेरिट है, यस, ऑर्गन्स जो है वो उनके यूज और डिसयूज की वजह से करेक्टर्स या फीचर्स डेवलप होते हैं, राइट। सो ये भी मेरिट है। सो और डिफरेंट रीजंस की बिना पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गन्स को यूज या डिसयूज कर सकते हैं, ये बात ठीक है। और यूज और डिसयूज की वजह से करेक्टर्स भी डेवलप होते हैं, ये बात भी ठीक है। लेकिन करेक्टर्स कभी भी ये अगली जनरेशंस में ट्रांसमिट नहीं होते। अगर ऐसा होता तो एक जो पहलवान है, लाइक, या एक बॉडी बिल्डर है जो जिम करता है तो उसका तो बेटा पैदा होते ही बॉडी बिल्डर होता, बट दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस, राइट। ये जो लामार्क की इस गुस्ताखी का जो बदला है वो एक साइंटिस्ट था स्पैमन, उसने चूहों से लिया, उसने क्या किया, उसने 22 नस्लों तक एक चूहे की दुम काटी, लेकिन हर दफा चूहा जो है वो नए जोश, नए वल्वले और नए अज़म और नई दुम के साथ पैदा हो जाता था, राइट। सो यू सीन हियर, ये इसका डीमेरिट है। एक्सपेरिमेंटली ये जो थर्ड पॉइंट है इसको रॉन्ग प्रूव किया जा चुका है। सो दैट्स व्हाई लामार्क्स थ्योरी इज नो मोर एन एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। And now we have got the Darwin's theory of evolution. So Darwin somehow, you seen here that उसके मुताबिक जिस फॉर्म में इस वक्त हम मौजूद हैं ये अभी भी हमारी फाइनल फॉर्म नहीं है। That's what Darwin believed, right? वो कहता है कि continuously जो evolution का प्रोसेस है ये चल रहा है। Anyways, I have got a question for you from the Darwin's theory of evolution at this stage. According to Darwin's viewpoint, the prime cause of evolution was, A option is overproduction, B option is struggle for existence, C option is survival of the fittest, and D option is natural selection. And the best response to this question is overproduction. यहाँ पे बात हुई है प्राइम कॉज की। ऑफ कोर्स डार्विन्स थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं और इसके अंदर हमें पता है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का भी कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन यहाँ पे प्राइम कॉज की बात हुई है। जो रूट कॉज है वो ओवर प्रोडक्शन ही है। इसको हम आगे चल के डिस्कस भी करते हैं कि किस तरह से ओवर प्रोडक्शन ही ओवरऑल सारी की सारी एवोल्यूशन की बेस है अकॉर्डिंग टू डार्विन। The species today, they have evolved from ancestral species through natural selection.
डार्विन बिलीव करता था कि आज जो भी स्पीशीज फेस ऑफ अर्थ पे प्रेजेंट हैं ये नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के जरिए इवॉल्व हुई हैं, राइट। सो इसके स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। डार्विन ने सबसे पहली बात यह की, उसने कहा कि जनरली वेरिएशंस पाई जाती हैं इन पॉपुलेशंस, राइट। जनरली वेरिएशंस पाई जाती हैं इन पॉपुलेशन। सो जो मेंबर्स हैं पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स मुराद क्या है कि मेंबर्स हैं सेम स्पीशी के, राइट। So members of same species living in an area, they are constituting the population. उसने कहा कि जो एक ही कह लें कि जो स्पीशी के मेंबर्स हैं उनमें आपस में ही वेरिएशंस पाई जाती हैं। और सेकेंड उसने ये बात की कि उनके अंदर टेंडेंसी होती है टू ओवर प्रोड्यूस, राइट। और ऑफ कोर्स जो ओवर प्रोडक्शन की टेंडेंसी है, वी नो कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में ओवर प्रोडक्शन की टेंडेंसी है। तो इसमें मैं आपको दो एग्जांपल्स देना चाहूंगा, एक फास्ट ब्रीडर की और एक स्लो ब्रीडर की, राइट। जो फास्ट ब्रीडर है दैट इज बैक्टीरिया। अगर एक बैक्टीरियम को आप आइडियल एनवायरनमेंट दे दें तो जस्ट 20 मिनट के अंदर अंदर वो डिवाइड करेगा और उससे दो बैक्टीरिया बनेंगे, और दो बैक्टीरिया को भी इन टर्न अगर आप आइडियल एनवायरनमेंट दे दें तो इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स यू वुड बी हैविंग 4 बैक्टीरिया, एंड इन द सेम वे द प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड यू विल कीप ऑन गिविंग आइडियल एनवायरनमेंट टू ऑल द डिसेंडेंट्स। तो विद इन 24 आवर्स प्लैनेट अर्थ के मैस जितने बैक्टीरिया बन सकते हैं, राइट। सो इस हद तक टेंडेंसी है ओवर प्रोड्यूस करने की। लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि लिमिटेशंस आ जाती हैं। लाइक जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं स्पेस कम होना शुरू हो जाती है, वेस्ट एक्यूमुलेट होते हैं, राइट, दे स्टार्ट डाइंग, राइट, एसिड्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं एंड सो ऑन, राइट। सो चेक्स हैं उनकी ग्रोथ के ऊपर, यू कैन से। इसी तरह से एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, जैसे जो एलिफेंट है, लाइक ये एक स्लो ब्रीडर है। एक फीमेल एलिफेंट जिसकी जो औसत उम्र है वो 70 ईयर्स होती है, तो एक फीमेल एलिफेंट इट प्रोड्यूसेस 6 ऑफस्प्रिंग्स इन द एज ऑफ 70 ईयर्स, राइट। 70 साल में सिर्फ 6 बच्चों को मैक्सिमम एक हथनी जन्म दे सकती है। लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर भी टेंडेंसी है टू ओवर प्रोड्यूस। कैसे? लाइक अगर एक हथनी से आप स्टार्ट करें एंड इट गिव्स राइज टू 6 एलिफेंट्स, और उनमें से हर एक पूरे 70 ईयर्स गुजारे और इन टर्न हर एक इंटर्न जब वो भी सक्सेसफुली जब आगे चिल्ड्रन प्रोड्यूस करे, तो जस्ट विद इन फ्यू सेंचुरीज फेस ऑफ अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ एलिफेंट्स होंगे और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, राइट। इस हद तक टेंडेंसी ओवर प्रोड्यूस करने की इवन इन द स्लो ब्रीडर्स एज वेल। लेकिन ऐसा होता नहीं बिकॉज ऑफ द फूड डिप्लीशन, बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। सो बहरहाल उसने पहली बात तो ये कही कि पॉपुलेशन में वेरिएशंस पाई जाती हैं, और दूसरी बात उसने ये कही कि पॉपुलेशन में टेंडेंसी होती है टू ओवर प्रोड्यूस। और ऑफ कोर्स जब टेंडेंसी होगी टू ओवर प्रोड्यूस तो उनमें आपस में ही कंपटीशन डेवलप होगा और स्ट्रगल वो करेंगे फॉर एग्जिस्टेंस। सो एक ही स्पीशी के मेंबर्स हैं जो कि जिनके अंदर टेंडेंसी है टू ओवर प्रोड्यूस, तो आबादी बढ़ने के साथ उनकी आपस में ही स्ट्रगल शुरू हो जाएगी फॉर एग्जिस्टेंस, राइट। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट होगा क्या? अब वो इंडिविजुअल्स जिनके पास फेवरेबल ट्रेड्स होंगे वो सर्वाइव करेंगे, राइट। इसी को हम कहते हैं कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है या ये नेचुरल सिलेक्शन है, राइट। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, नेचुरल सिलेक्शन है। इसी बेस पे हम कहते हैं कि ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है ऑफ डार्विन, राइट। सो इस तरह से आप देखें कि वो ऑर्गेनिजम्स या वो मेंबर्स किसी पॉपुलेशन के जिनके पास फेवरेबल ट्रेड्स है वो सर्वाइव कर गए, बाकियों की डेथ हो गई। वो जो सर्वाइव्ड इंडिविजुअल्स हैं अब उन्हीं से आगे नस्ल चलेगी। सो इस तरह से पॉपुलेशन जो है वो ओवर टाइम चेंज होती है, और बाय डेफिनेशन पॉपुलेशन का ओवर टाइम चेंज होना क्या है? एवोल्यूशन। सो दैट्स हाउ डार्विन थॉट दैट द पॉपुलेशन दैट द एवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस एंड पॉपुलेशंस हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। सो इसको डार्विन ने भी जिराफ की एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन किया। लाइक उसने कहा कि ओवरऑल 2 तरह के जिराफ से इन द डिस्टेंट पास्ट, राइट, वी आर हैविंग द शॉर्ट नेक जिराफ्स एंड वी आर हैविंग द लॉन्ग नेक जिराफ्स। 2 तरह के जिराफ थे जो कि ग्राउंड से फूड लेते थे, लेकिन जैसे जैसे फूड डिप्लीट होना स्टार्ट हुई तो अल्टीमेटली फूड अब अवेलेबल थी ट्रीज पे, तो जो लॉन्ग नेक जिराफ थे दे वर एबल टू सर्वाइव बाय ईटिंग द फूड अवेलेबल इन द ट्रीज। जबकि जो शॉर्ट नेक जिराफ थे इनको चूंकि फूड अवेलेबल नहीं थी उस तरह से ये भूखे मरना शुरू हो गए। सो अल्टीमेटली आज जो जिराफ्स प्रेजेंट हैं वो ओनली एंड ओनली लॉन्ग नेक्ड जिराफ्स हैं, right? So that's how Darwin he explained his theory. So now let's discuss the example of giraffes in further detail. अब अकॉर्डिंग टू डार्विन जिराफ प्रेजेंट थे विद लॉन्ग एंड शॉर्ट नेक्स जो कि वेरिएशंस थी, दोनों के अंदर टेंडेंसी पाई गई टू ओवर प्रोड्यूस, राइट।
जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ी कि उनका एनवायरनमेंट इस इंक्रीज पॉपुलेशन को सपोर्ट ना कर पाया, और उसकी वजह से दे स्ट्रगल्ड फॉर अवेलिंग लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट। जब लॉन्ग शॉर्ट नेक जिराफ की पॉपुलेशन बढ़ी तो जो अवेलेबल फूड के रिसोर्सेज थे उनके लिए उसके लिए उनमें आपस में कंपटीशन डेवलप हुआ। सो दैट वाज बेसिकली द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और फिर नतीजा क्या हुआ कि वो जिराफ्स जिनकी नेक्स लॉन्ग थी, समहाउ दे हैड गॉट एक्सेस टू द ट्रीज ब्रांचेस, तो इसलिए लॉन्ग नेक जिराफ्स जो है वो सर्वाइव कर गए बाय द प्रोसेस ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचर ने समहाउ उनको सपोर्ट कर दिया। और जो शॉर्ट नेक जिराफ्स हैं वो बिकॉज ऑफ स्टारवेशन ग्रेजुअली दे गॉट वाइप्ड ऑफ फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। और इस तरह से आज सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लॉन्ग नेक जिराफ्स प्रेजेंट हैं। सो यू सीन हियर कि पॉपुलेशन ओवर टाइम चेंज हुई है, तो ये एवोल्यूशन है, राइट। सो हमने जो भी डिफरेंट इसके अंदर जो स्टेप्स हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को एवोल्यूशन की, हमने उनको जिराफ की एग्जांपल के साथ कोरिलेट करके भी स्टडी कर लिया है। अब हम डार्विन थ्योरी के मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात उसने की कि वेरिएशंस पाई जाती हैं पॉपुलेशन में, लेकिन डार्विन ने ये नहीं बताया कि वो जो वेरिएशंस हैं वो अराइज कहाँ से हुई हैं, फर्स्ट थिंग। उसके बाद सो इसमें एक तो ये डीमेरिट था। हाँ, सेकेंडली टेंडेंसी टू ओवर प्रोड्यूस पाई जाती है। यस, वी हैव ऑब्जर्व, ये बात उसकी ठीक थी कि ओवर प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी वो सभी ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। और उसके बाद फिर जब ऑर्गेनिजम्स ओवर प्रोड्यूस करते हैं तो उनमें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स वो भी हमें मिलती है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट उसने बात की नेचुरल सिलेक्शन की। तो एक तो यहाँ पे लिमिटेशन ये आती है कि जो फिटेस्ट है वो हमेशा नेचुरली सिलेक्ट नहीं होता। ये लाजमी नहीं है कि जो फिट है वो हमेशा नेचर उसी को सिलेक्ट कर ले। कई दफ़ा जो इवन रिलेटिवली जिनकी फिटनेस जनरली एनवायरनमेंट में कम है, इवन वो भी प्रमोट हो सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि डार्विन ने कोई मैकेनिज्म नहीं बताया कि मैकेनिस्टिकली इस तरीके से नेचर सेलेक्ट करती है, राइट। ये भी उसका डीमेरिट था। और इसके अलावा कि पॉपुलेशन ओवर टाइम चेंज हुई है, तो ओवरऑल इसके अंदर कोई जो नियो डार्विनिज्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसके अंदर एडिड नहीं थे ओवरऑल एवोल्यूशन के इस कॉन्सेप्ट के अंदर, राइट, जो बाद में जाके ऐड हुए। सो ये इसके कुछ डीमेरिट्स थे। सो दिस वाज rely on your own textbooks and topgrade.pk only. मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं। जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं। सो ये उनको उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर, उसको ये चीज स्पॉइल कर देती है। हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और टॉपग्रेड के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने तक की जरूरत ना हो। सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स। अब जिस भी प्रोविंस से है, रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें टॉपग्रेड में मौजूद है। और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि अब हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब थोड़ी सी इसकी थ्योरी के बाद मैं आपको इसकी थ्योरी को थोड़ा सा एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ले जाके डिस्कस करके मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सो लेट्स डिस्कस द स्टोरी बिहाइंड द डार्विन थ्योरी। ये तो स्ट्रेट अवे ठीक है, हमने थ्योरी के स्टेप्स को पढ़ा, उनको जिराफ के एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर लिया, दैट्स ऑल। तो उसमें हमने ओवरऑल डिफरेंट स्टेप्स के जो रेलेवेंट लाइक क्वेश्चंस हैं हमने उनको भी डिस्कस कर लिया थोड़ा बहुत, कि फॉर एग्जांपल कि बेसिक जो रूट कॉज है इसका एवोल्यूशन का अकॉर्डिंग टू डार्विन, तो या प्राइम कॉज है वो ओवर प्रोडक्शन है, जबकि जो मैकेनिज्म है कि किस तरह से अल्टीमेटली जो है ना वो पॉपुलेशन चेंज होती है, तो मैकेनिज्म इसके अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन है। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको फर्दर एक ब्रॉडर विंडो के अंदर जाके देखते हैं कि डार्विन इस थ्योरी तक पहुंचा कैसे। So let's discuss the story behind the Darwin's theory. 1831. In 1831, Darwin went on an around the world trip on the HMS Beagle and traveled to the Galapagos Islands. So HMS Beagle basically ये डार्विन के शिप का नाम है। So 1831 में वो HMS Beagle पे वर्ल्ड ट्रिप पे गया, राइट, और वो पहुंचा टू द गालापागोस आइलैंड्स, राइट, एंड ही पर्टिकुलरली लाइक्ड एंड ऑब्जर्व द फिंचेस। मतलब वैसे तो वो जहाँ पे भी जाता गया उसने अल्टीमेटली वो अपनी डायरी में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो फीचर्स हैं उनको वो नोट करता गया, ड्राइंग्स उनकी बनाता गया।
लेकिन खास तौर पे जब वो गालापागोस आइलैंड्स पे गया तो वहाँ पे जो चिड़ियाँ थी या फिंचेस थी उनके अंदर उसका खास तौर पे इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड ही और उसने वहाँ पे वैसे इसके अलावा इवन टॉर्टॉइसेस को भी डिफरेंट आइलैंड्स पे ऑब्जर्व किया एंड ही ऑब्जर्व दैट ईच डिफरेंट ग्रुप हैड इट्स ओन निशे। उसने ये ऑब्जर्व किया जैसे से अगर फिंचेस ही हैं तो इनके जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो डिफरेंट काइंड्स हैं, तो हर एक का अपना निशे है। बेसिकली निशे क्या होता है? इट्स ए स्पीशीज प्रोफेशन, कि किस तरीके से कोई भी स्पीशीज उसके जो मेंबर्स हैं वो अपने लिए फूड ऑब्टेन करते हैं, ये उसका कह लें कि ये निशे है। इट्स अ स्पीशीज प्रोफेशन यू कैन से। उसने ये कहा कि उसने ये ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट ग्रुप्स थे, each group had its own niche. So he studied 13 different species of finches and saw how they are adapted to their environment. तो उसने फिंचेस की 13 डिफरेंट जो स्पीशीज हैं उनको उसने स्टडी किया, राइट। और उसने ये देखा कि वो जो 13 काइंड की जो फिंचेस हैं वो किस तरह से अपने अपने एनवायरनमेंट में वो अडेप्टेड हैं, राइट। सो 1844 में उसने अपनी थ्योरी राइट की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एंड देन इन 1858 डार्विन और उसके साथ एक और साइंटिस्ट था वॉलेस, A.R. वॉलेस फ्रॉम मलेशिया। सो वो भी सिमिलर थॉट्स का हामिल था, तो इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया, पब्लिश करवाया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को, राइट। सो ये ग्रॉस स्टोरी थी बिहाइंड द Darwin's theory, right? So here we have got Charles Darwin and here we have got the Alfred Wallace. सो इसमें आप देखें कि जो HMS बीगल का जो वॉयज था, जो बहरी सफ़र था, उसमें सीन हेयर कि ये एक लॉन्ग ट्रैवलिंग थी अराउंड द ग्लोब, राइट। सो वो बहुत सारी जगहों पे वो गया, डिफरेंट आइलैंड्स पे वो गया, उसने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया, उनकी ड्राइंग्स बनाई और उसने देखा कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट जगहों पे प्रेजेंट हैं, हाउ दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। ओके, सो फिर उसने कहा कि जो एवोल्यूशन बेसिकली है क्या, ये डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है, कि जो आगे आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मॉडिफाई होके लाइक डेवलप हो रहे हैं। सो उसने ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट जनरेट किया, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड थ्रू descent from some unknown ancestor that lived in the distant past. So उसने ये कहा कि आज जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं somehow ये रिलेटेड हैं विद द ऑर्गेनिजम्स जो कि विद एन ऑर्गेनिज्म जो कि डिस्टेंट पास्ट में प्रेजेंट था। यानी कि वो ये कहता है, फॉर एग्जांपल अगर फिंचेस हैं तो अगर जो सारी की सारी जो फिंचेस हैं जो कि आज डिफरेंट बिल्कुल स्पीशीज बन चुकी हैं, अगर हम डिस्टेंट पास्ट में जाएं तो इनका एंसेस्टर जो है वो सेम है। हाँ, जब सेम एंसेस्टर है अब, लेकिन सेम जो एक ही स्पीशी के जो मेंबर्स हैं जब वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में स्पिल हुए तो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, राइट, क्या हुआ कि ग्रेजुअली वो अपने अपने एनवायरनमेंट के अंदर अडॉप्ट होते चले गए और ओवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स जो नई स्पीशीज जो वो इवॉल्व हो गई। सो दैट्स व्हाट ही नरेटेड, राइट। सो एज द डिसेंडेंट्स स्पिल्ड इनटू वेरियस हैबिटेट्स ओवर टाइम दे एक्यूमुलेटेड डाइवर्स मॉडिफिकेशंस, जिनको अडैप्टेशंस उसने कहा दैट फिट देम टू द स्पेसिफिक वेज ऑफ लाइफ। सो उसने कंक्लूसिवली अकॉर्डिंग टू डार्विन क्या था, डार्विन के मुताबिक ये था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे के सारे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे के सारे आपस में रिलेटेड हैं, राइट। से अगर फिंचेस हैं तो डिस्टेंट पास्ट में आज अगर 13 किस्म की फिंचेस हैं जो कि उसने ऑब्जर्व की, तो डिस्टेंट पास्ट में उसने कहा कि उनका इंसेस्टर सबका सेम था एंड सो ऑन, राइट। सो इस तरह से उसने कहा कि हम ट्रेस बैक कर सकते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को टू वन कॉमन एंसेस्टर, राइट। सो उसने कहा कि जो हिस्ट्री ऑफ लाइफ है इट्स जस्ट लाइक अ ट्री। सो ये 13 डिफरेंट काइंड्स की फिंचेस थी जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के लिए वो अडेप्टेड थी। सो इनके डिफरेंट फीचर्स को उसने लाइक ऑब्जर्व किया और इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखा। सो ये कलर्ड फोटोग्राफ्स हैं, इसमें देखा कि किस तरह से डिफरेंट फिंचेस हैं वो डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर अडेप्टेड है। सो ये सीन हेयर, ये एक फोटोग्राफ है, ये शो कर रही है ये सीन हेयर कि ये कोई एक कॉमन एंसेस्टर था। जब एक ही कॉमन एंसेस्टर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में ये स्पिल हुआ तो इसके अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस में फीचर्स डेवलप होने शुरू हो गए और इस तरह से फर्दर उस कॉमन एंसेस्टर के आगे जो डिसेंडेंट्स हैं जब वो इन टर्न डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में स्पिल हुए तो इवन उनसे आगे फर्दर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट जो फीचर्स उनके अंदर डेवलप होने शुरू हो गए। सो इस तरह से ओवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो डिफरेंट जो वाइड रेंज है फिंचेस की वो डेवलप हो गई, हद तक इन सब का जो कॉमन एंसेस्टर है वो मे बी डिस्टेंट पास्ट में कोई सेम फिंच एंड सो ऑन, राइट। सो उसने कहा कि दैट्स हाउ द एवोल्यूशन इट वर्क्स, कि जो ऑर्गेनिजम्स आज प्रेजेंट हैं, आज जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, लाइक ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रेजेंट टुडे, ऑल दीज फिंचेस व्हिच आर प्रेजेंट टुडे, ये सारे के सारे रिलेटेड हैं और कैसे रिलेटेड हैं, डिस्टेंट पास्ट में इन सब का एंसेस्टर सेम था। वंस अगेन सेम एंसेस्टर got spilled into different environments and gradually जो descendants से they started to become adopted with the changed environments और ultimately आज फिर इतनी वेरिएशन आ गई और नई स्पीशीज इवन डेवलप हो गए। सो
यू सीन हेयर कि जो अकॉर्डिंग टू डार्विन यू सीन हेयर हमारे पास ये एक कॉमन एंसेस्टर है बैक्टीरिया। सो अल्टीमेटली वहाँ से ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में स्पिल होते चले गए और ग्रेजुअली जो है वो नए से नई जो स्पीशीज है वो राइज होती चली गई और आज हमारे पास एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की। सो अकॉर्डिंग टू डार्विन ये जो एवोल्यूशन है ये इसका एक ट्री लाइक पैटर्न है, लाइक जो बैक्टीरिया से स्टार्ट होता है और वक्त के साथ साथ नई से नई स्पीशीज डेवलप हो रही हैं और इवन टुडे इट्स हैपनिंग अकॉर्डिंग टू डार्विन। अभी भी हम अपनी लाइक फाइनल फॉर्म में नहीं है, जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इवन आज भी प्रेजेंट हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फर्दर चेंज हो रहे हैं। तो एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डार्विन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये जो ट्री है एवोल्यूशन का इट्स कंटिन्यूसली ग्रोइंग ट्री। ऑलराइट, सो इस तरह से यू सीन हेयर कि इस फोटोग्राफ के अंदर भी दिखाया गया है कि जो अर्ली प्रोमीसियंस से बेसिकली जब ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर स्पिल हुए तो इन्होंने भी अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट डिफरेंट वे में अपने आप को अडेप्ट किया। सो समहाउ दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। यू सीन हेयर कि अगर ह्यूमन बीइंग्स हैं या चिंपैंजी है या गुरिल्ला है, अकॉर्डिंग टू डार्विन ये सारे के सारे जो है वो अल्टीमेटली इन सबका जो एंसेस्टर है वो सेम है। दैट्स व्हाट ही बिलीव्ड। सो दैट्स ऑल अबाउट द डार्विन थ्योरी। इसके साथ ही हमारी जो डिस्कशन है विद लामार्क्स एंड डार्विन थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन वो खत्म होती है। होप टू सी यू सून विद द डिस्कशन ऑफ अनदर सबसेक्शन। थैंक यू वेरी मच।